हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 3.5 पढ़ रहे थे। हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 3.5 पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल वज्रगुणन विधि से, पहला सवाल था वज्रगुणन विधि से बनाना। हमने आपको क्या किया था, बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सवाल। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सवाल दूसरा से, प्रश्नावली 3.5 का सवाल दूसरा। प्रश्नावली 3.5 का सर ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो का लिंक है। हमारा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाइए और उन सारे वीडियो को एक एक करके क्या कीजिए, देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे सवाल आ रहा होगा। क्या बोला गया है, ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। सर यहाँ पहला सवाल देखिए, बोला अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए। उसमें से ए और बी का मान निकालना। सर यहाँ पे देखिए सवाल क्या बोला है, बोला 2x + 3y = 7। ये पहला समीकरण है तो आप इसे क्या मानिएगा, समीकरण पहला। अगला बोला a - b ब्रैकेट में x + a + b ब्रैकेट में y बराबर ये है। ये दूसरा समीकरण है तो ये आप इसको मानिएगा समीकरण दूसरा। बोले सर a और b के कौन सा मान, a तथा b का यहाँ कौन सा ऐसा मान होगा जब इस दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। तो हम आपको बताए थे अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। तभी हम तीन कंडीशन बताए थे। पहला अद्वितीय हल होगा, मतलब समीकरण का एक हल होगा। कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अगला कोई हल नहीं होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो कोई हल नहीं होगा। और अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 क्या होना चाहिए, c2 होना चाहिए। ठीक है। हाँ सर a1 b1 c1 क्या होता है, आप पिछले वीडियो में आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। पिछले वीडियो को देख के देखिए दिया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया हुआ है सर। अब दिया है तो सर दिया हमें a1 का मान निकाल सकते हैं, अब b1 का मान निकाल सकते हैं और c1 का मान निकाल सकते हैं। आप a2 का मान निकाल सकते हैं, b2 का मान निकाल सकते हैं, किसका मान निकाल सकते हैं, c2 का मान निकाल सकते हैं। है सर a1 b1 c1 क्या होता है, ये a1 b1 c1 हमेशा समीकरण 1 में लिया जाता है। समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है उसको a1 कहा जाता है। तो समीकरण x1 में x का गुणांक 2 है तो a1 2। समीकरण 1 में ही जो y का गुणांक होता है उसे b1 कहा जाता है, तो y को गुणा किया गया 3 से तो 3। समीकरण तीसरा में जो बिना होता है वो होता है c, जिसके साथ कोई चर नहीं होता वो c। और सर बराबर के इधर साथ है, अब बराबर के उधर लेगिएगा तो बराबर के उधर माइनस का साथ। क्योंकि जो द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो होता है ax + by c = होता है 0। ये बराबर के इधर ही रहता है सर। ठीक है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो ax + by + c = क्या होता है, 0। तो सर अब c को इधर लाइएगा तो इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। हाँ अगला देखिए a2 क्या होगा, a2 वो होता है जो समीकरण दूसरा में x का गुणांक होता है। समीकरण दूसरा ये है सर, x का गुणांक a - b है तो यहाँ पे a - b करेंगे। y का गुणांक कौन है, a + b, तो a + b करेंगे। c2 क्या होता है, जो बिना होता है सर, ये जब बराबर के इधर था ये प्लस था तो उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। और इन माइनस जाएगा तो सभी को ब्रैकेट में रख देंगे 3a + b - 2। सभी को सर एक साथ ले गए, सभी को एक साथ ले गए तो हम यहाँ आगे इसका प्लस था, हम बराबर के उधर ले गए तो आगे क्या दिए, माइनस दिए। क्या दिए, माइनस दिए। देखिए ज्ञात करना है आपको, दिया ये है, आपको ज्ञात करना है या मान बताना है a b, क्या a तथा b का मान, a तथा b का मान है। अब कहाँ से आइएगा, प्रश्न से। कहाँ से, प्रश्न से। प्रश्न से बोला अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल तब होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल तब होगा। कब होगा सर, जब अपरिमित रूप से अनेक हल तब होगा जब a1/a2
इक्वल टू होगा B1/B2 और इक्वल टू होगा C1/C2। सभी को आपस में बराबर होना पड़ेगा, सभी को आपस में बराबर होना पड़ेगा, तब इस समीकरण का अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। सभी को बराबर होना पड़ेगा तब इस समीकरण का अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। अब सर बैठाइए, A1 का मान तो पता है, A1 का मान 2, A2 का मान A-B, B1 का मान 3, B2 का मान क्या है A+B, C1 का मान -7, C2 का मान -3A है। ये माइनस अपरिमित रूप से तब होगा जब इसको आप आसानी से बैठा लीजिएगा। अब इसको हल कैसे करना है सर, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए, देखिए ये तो सभी के बराबर होगा, ये सब के बराबर होगा। आप इन दोनों को आपस में बराबर कीजिए। आप इन दोनों को बराबर कीजिएगा तो 2/A-B बराबर में 3/A+B है। एक बार ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर भी होगा, कोई बात नहीं। यहाँ से 2/A-B बराबर 7/3A+B-2। सर हमने कुछ भी नहीं किया, ये तीनों आपस में बराबर था, ये तीनों आपस में बराबर था, तो एक बार इसको हमने इसके बराबर दिखाया तो यहाँ लिख दिया, और एक बार इसको हमने इसके बराबर दिखाया तो वहाँ लिख दिया। अब बराबर में होता है तो पता होता है आपको, कैंची गुना होता है, तिरछा गुना होता है। 2 को A से गुना कीजिएगा तो 2A, 2 को B से गुना कीजिएगा तो 2B, बराबर का 3 को A से गुना कीजिएगा तो 3, और 3 को B से गुना कीजिएगा तो 3B। सर देखिए ये 2A है, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 है। प्लस का 2B पहले से यहाँ है, ये माइनस का 2B है, इधर आएगा तो प्लस का 3B है। और उधर कुछ नहीं बचा, उधर क्या कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0। 2A में 3A को घटाइएगा तो माइनस का 1A, 2B और 3B जोड़िएगा तो प्लस का 5B और बराबर का 0। यहाँ पे देखिए ये फिर से आप समीकरण तीसरा था तो आप इसे समीकरण चौथा मानिए। समीकरण क्या मानिए, चौथा मानिए। आप यहाँ पे आइए, आप इसको भी इसी तरह भी हल कीजिए। 2 को A से कीजिएगा तो 2 तिया 6A, 2 को B से कीजिएगा तो 2B, 2 को 2 से कीजिएगा तो 4, 7 को A से गुना कीजिएगा तो 7A, 7 को B से गुना कीजिएगा तो 7B। 6A यहीं पे है, ये 7A प्लस है, इधर लाइएगा तो माइनस का 7A, ये प्लस का 2B होगा, ये उधर है, इधर आएगा तो प्लस का B, और ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। 6A में 7A घटाइएगा तो माइनस का 1A, प्लस 2B में 7B को जोड़िएगा तो माइनस का 9B बराबर का 4। ये समीकरण क्या होगा, चौथा। ये समीकरण क्या होगा, चौथा। आप विलोपन इन दोनों समीकरण को हल कर दीजिए विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। आप सर इन समीकरण को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, पर विलोपन विधि आसान है। विलोपन विधि क्या है, आसान है। विलोपन विधि से मान आसानी से निकल जाता है। समीकरण चौथा क्या था, समीकरण चौथा था माइनस का A प्लस का 5B 0, और वो था माइनस का A प्लस का 9B बराबर का 4। देखिए सर बराबर करने के कोई झंझट नहीं है, A पहले से बराबर है, दोनों का चिन्ह माइनस है, दोनों का चिन्ह समान है। इसका मतलब क्या करने पे, घटाने पे। हमने आपको बताया था अगर चिन्ह दोनों का समान हो तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। घटाने से क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है। घटाने से क्या होता है कि चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का आएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का, ये कटेगा। 9B में 5B में 9B को घटाइएगा तो माइनस का 4B, और 0 में 4 घटाइएगा तो ये माइनस माइनस कटेगा, 4 का 4। B का मान कितना है, 1। B का मान 1। अब B का मान आप किसी भी समीकरण में क्या कीजिए, रख दीजिए। B का मान किसी भी समीकरण में रख देना है तो B का मान, समीकरण B का मान, अब जिस समीकरण को हल किया उसी समीकरण में रखिए। या तो चौथा में रखिए, या तो तीसरा में रखिए, या तो चौथा में रखिए। ये समीकरण तीसरा था, ये चौथा था, तब B का मान इस समीकरण तीसरा में रख दीजिए। तीसरा में रखने पे B का मान समीकरण तीसरा पे क्या रखने पे, समीकरण तीसरा क्या था, माइनस का A प्लस का 5B 0। B का मान कितना है, A यहीं पे रहेगा। B का मान कितना आया है, B का मान 1 आया तो B की जगह 1 रखिएगा, 0 माइनस का A, 5 का 5 इधर होगा, उधर जाएगा तो माइनस का 5, ये माइनस माइनस कटेगा। A का मान क्या आया, 5। A का मान 5। आप इसीलिए लिखिएगा A बराबर 5 और B बराबर 1, और ये आपका क्या होगा, आंसर। A का मान 5 आएगा और B का मान क्या आएगा, 1 आएगा, और ये क्या आंसर। अब इसको फिर से देखिए सर, क्या बोला है,
बोला है कि आपको बोला था कि ए और बी का मान निकालिए, ए और बी का मान बताइए जब इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस समीकरण का अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। आपके पास ये पहला समीकरण दिया हुआ था और ये दूसरा समीकरण दिया हुआ था, अपरिमित रूप से अनेक हल बोला था। सर यहाँ से a1 b1 c1 आपको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। a1 b1 c1 क्या होता है, a1 वो होता है जो समीकरण पहला में x का गुणांक होता है, b1 वो होता है जो समीकरण पहला में y का गुणांक होता है, और c1 वो होता है जो बिंदास रखता है। ठीक है। a2 क्या होता है जो समीकरण दूसरा में x का गुणांक होता है, b2 क्या होता है जो समीकरण दूसरा में y का गुणांक होता है, c2 क्या होता है जो अचर होता है। हमने यहाँ पे लिख लिया। आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। सवाल बोला है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल तब होगा जब a1/a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 होगा। ये तीनों, हम तीनों का मान यहाँ पे लिखें। एक बार इसको हमने इसके बराबर किया, यहाँ पे लिखा, फिर हमने इसको इसके बराबर किया, यहाँ पे लिखा है। आपको तो पता है कि बराबर में रहता है तो तिरछा गुना होता है। इसको हम इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, यहाँ लिखे, इनको सारे इससे गुना किए और इन सारे को इससे गुना किए, यहाँ लिखें। यहाँ से समीकरण तीसरा आएगा, वहाँ से समीकरण तो चौथा आएगा। समीकरण तीसरा और समीकरण चौथा को विलोपन विधि से हमने हल कर दिया और यहाँ पे यहाँ तक हम क्या किए, पहुँच गए। यहाँ तक क्या किए, पहुँच गए। देखिए सवाल दूसरा क्या बोला है, बोला कि निम्नलिखित समीकरण में k का मान क्या होगा। निम्नलिखित समीकरण में k का मान क्या होगा, जब इस समीकरण का कोई हल नहीं है। जब इस समीकरण का कोई हल नहीं है, आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है 3x + y बराबर 1, 2k - 1 x k - 1। ठीक है। हाँ, बोला कि निम्न समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो आपको k का मान निकालना है। आपको किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो सर दिया है, या फिर यहाँ आप बोलिए, यहाँ सर यहाँ a1 का मान रखने में कोई दिक्कत है क्या, b1 का कोई दिक्कत है क्या, c1 का कोई दिक्कत है क्या, क्या a2 में आपको दिक्कत है क्या, b2 में कोई दिक्कत है क्या, c2 में कोई दिक्कत है। आप मान तो आसानी से रख सकते हैं। a1 समीकरण 1 में x का गुणांक कौन है, 3, इसका गुणांक y, इसका गुणांक -1, इसका गुणांक कौन है, इसका गुणांक है 2k - 1, इसका गुणांक है k - 1 और इसका गुणांक है -2k + 1 है। बोला जब समीकरण का कोई हल नहीं है, ज्ञात करना, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है k का मान, ज्ञात करना है k का मान। आपको इस समीकरण में किसका मान ज्ञात करना है, k का मान। आप कहाँ से आइएगा, प्रश्न से। ठीक है, कहाँ से, प्रश्न से। समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा जब, सर समीकरण का कोई हल नहीं होगा जब, कब, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2, तब जाके समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तब जाके समीकरण का कोई हल नहीं होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 है। सर तो a1 का मान आप रखिए ना, a1 का मान कौन है, 3, a2 का मान कौन है, 2k - 1, b1 का मान कौन है, 1, इसका मान क्या है, k - 1। सर ये नॉट इक्वल टू नहीं लेना है, क्योंकि नॉट इक्वल टू हम बोले, नॉट इक्वल टू क्या, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। नॉट इक्वल टू का कोई मतलब ही नहीं है, तो अब आगे जाने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप बराबर, ये दोनों आपस में बराबर था, इसलिए हमने ये दोनों का मान ले लिया। दोनों का मान a1 बैठाएं। अब आपको तिरछा गुना करना है। तिरछा गुना तो पता है, k को किससे गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 3k आएगा। k को -3 से तो -3 बराबर, यहाँ से तिरछा 2 को 1 से कीजिएगा तो 2k -1, ये 3k, ये 2k इधर है, उधर जाएगा। 3k में 2k को घटाइएगा, 1k -1 में कीजिएगा तो 2, और आपका k का मान क्या आएगा, 2। k का मान 2 ही वो मान है जिसको आप इस समीकरण में बैठा दीजिएगा तो इस समीकरण का अपरिमित रूप से, ना मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्या बोला है, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। एक आपके पास समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि से क्या करना है, हल करना है, और आपको बताना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। आपको बताना है कि कौन सा विधि अधिक क्या उपयुक्त है। सर यहाँ पे x और y का मान आपको निकालना है प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से,
और आपको बाद में बताना है कि कौन सा विधि आपको आसान लगा है, फिर आपको कौन सा विधि उपयुक्त लगा। ठीक है, हम ये लास्ट सवाल बता रहे हैं सर, प्रतिस्थापन विधि से हल करना, वज्र गुणन विधि से हल करना। इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से हल करना नहीं बताएंगे, हम सिर्फ सवालों को बनाएंगे विलोपन विधि से। हम सिर्फ सवालों को बनाएंगे किस विधि से? विलोपन विधि से। चलिए इस सवाल में देखिए प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। चलिए ये जब दिया है तो ये रैखिक रूप में है सर, तो आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत आप नहीं कीजिएगा। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए, आप इसमें भी कोई कर नहीं कीजिएगा, आप कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में रेल की पटरी में आपको पता था कि रास्ता किधर किधर है, रास्ता कैसे कैसे जाता है प्रतिस्थापन विधि बनाने का। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे तो आप काफ़ी मुसीबत में हैं। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण कहाँ पे लिया जाता है? 1 पे। समीकरण 1 क्या था सर? समीकरण 1 था 8x प्लस का 5y बराबर का 9। हम क्या बोले थे प्रतिस्थापन विधि में? x को एक तरफ रखा जाता है और सारा कचरा को दूसरी तरफ धकेल दिया जाता है। सारा कचरा दूसरी तरफ कैसे धकलाएगा? जब 8x यहीं रहेगा, ये 9 है, ये प्लस का 5y ये उधर जाएगा तो माइनस का 5y है ना। अरे सर क्या दिक्कत है, आप यहाँ x को रखिएगा ना, यहाँ 9 माइनस का 5y, ये जो 8 इसके साथ गुना में है ये 8 भाग में आएगा। यहाँ x का एक निश्चित वैल्यू निकल गया है। x का मान क्या निकला? x बराबर 9 माइनस 5y बट्टा 8। और इसको इसलिए नहीं लिख रखा जाता है, इसी को माना जाता है समीकरण तीसरा। इसी को माना जाता है क्या? समीकरण तीसरा। और पुनः और उसके बाद फिर से कहाँ पे लिया जाता है? फिर से लिया जाता है समीकरण दूसरा से। फिर से कहाँ से? समीकरण दूसरा से। समीकरण दूसरा क्या है? समीकरण दूसरा आपका है वो 3x प्लस का 2y बराबर का 4। सर x का वैल्यू यहाँ देखने के लिए थोड़ा निकाला जाता है क्या? x का वैल्यू देखने के लिए निकाला जाता है? नहीं, x का वैल्यू देखने के लिए नहीं निकाला जाता। 3x का मान रखा जाता है। x जहाँ पे, तो x का ये जो मान है रख दीजिए 9 माइनस का 5y बट्टा का 8, ये प्लस का 2y तो प्लस का 2y बराबर का 4 तो 4। यहाँ आप कहाँ से लिखें? आपने यहाँ पे लिखा समीकरण तीसरा से। आप इस बात को कहाँ से लिखें? आप इस बात को लिखे हैं समीकरण तीसरा से। आप इस बात को लिखे समीकरण तीसरा से। अब देखिए ब्रैकेट खोलना तो आता, 3 को 9 से कीजिएगा तो 27, 3 को 9 से कीजिएगा तो 27 माइनस 3 को 5 से कीजिएगा तो 15y। 8 देखिए इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा, तो 8 आप इसको भी दीजिए, 8 आप इसको भी दीजिए, है प्लस का 2y था तो प्लस का 2y बराबर का कितना? 4। सर इसके नीचे 1 है, 27 बटा 8 इधर आपका प्लस में है, उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 27 बटा 8 होगा, है ना। 27 बटा 8 इधर प्लस में है, बराबर के उधर खींच के ले जाइएगा तो माइनस, इसके नीचे 4 के नीचे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 8 का लासा तो आपको पता है, 1 और 8 का लासा 8 होता है, तब किया जाता है तिरछा गुना। जब दोनों को गुना करके लासा लिया जाता है तब किया जाता है तिरछा गुना। 1 को 15 से कीजिएगा तो माइनस का 15y, और 8 को 2 से कीजिएगा तो 16y। माइनस के 15y में 16y को जोड़िएगा तो होगा सिर्फ 1y और बट्टा 8, और बराबर यहाँ 1 और 8 का लासा फिर से 8, तिरछा गुना 8 चौके 32 और 27 का 27, y बटा 8 आया। अब 27 में इसको घटाइएगा तो 5 होगा, और 5 बटा 8, ये 8 और ये 8 कटेगा, इसीलिए y का वैल्यू क्या निकला? 5। क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर और बराबर के नीचे नीचे क्या होता है? कटता है, इसलिए y का वैल्यू क्या निकला? 8। अब y का मान कहीं भी रख दीजिए, तो फिर लिखिए y का मान कहीं भी नहीं सर, समीकरण तीसरा में y का मान, समीकरण तीसरा में क्या करने पे? रखने पे। y का मान समीकरण तीसरा पे रखने पे। समीकरण तीसरा क्या था? समीकरण तीसरा था हमारा x बराबर 9 माइनस 5y बराबर का 8। x यहीं रहेगा, 9 माइनस 5, y का मान 5 आया, बट्टे में क्या आया? 8 आया, 9 पच्चे 25 बटा 8, 25 बटा 8। अब सर 9 में 25 को घटाइएगा तो माइनस का 16 आएगा, बटा 8, 8 एक 8 दूना 16, इसीलिए x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस का 2, और y का वैल्यू कितना आएगा? 5, और ये आपका आंसर होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है,
चलिए तीसरा क्या, इसी समीकरण को आपको विलोपन विधि से हल ना, तीसरा क्या, इसी समीकरण को आप एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल किए, अब इसको हल करना वज्रगुणन विधि से। इसी सवाल को हल किससे करना, वज्रगुणन विधि से। तो सर वज्रगुणन विधि होता क्या, ये तो आपको पता है, तो वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला पता होगा। पिछले वीडियो में हमने वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला बताया था, लेकिन आपको याद होगा नहीं, बिल्कुल भी आपको वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला याद नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगर आप में रट्टा मारने की क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप समझने पे फोकस कीजिए। यदि आपको रट्टा मारने की, आप में रट्टा मारने की क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप समझने की क्षमता फोकस कीजिए। वज्रगुणन विधि होता कैसे, वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला निकलता कैसे। सबसे पहले लिखा जाता है x, फिर क्या लिखा जाता है y, और उसके बाद क्या लिखा जाता है 1 है। वज्रगुणन विधि का एक खासियत है कि गिनती b से स्टार्ट, मतलब कि ABCD b से स्टार्ट होता है। b के बाद ये दोनों के बीच b के बाद क्या होता है c। इसमें वज्रगुणन में a b c का ही उपयोग होता है, तो b हो गया c हो गया, c के बाद फिर से रिपीट होगा a, और फिर से रिपीट क्या होगा b। सर इसी चीज़ को फिर से नीचे लिख दिया जाता है b c a b। अरे सर वज्रगुणन विधि में b c a b होता है, इसको आप याद रख लीजिए। ये पहला लेन समीकरण पहला का रहता है, इसीलिए 1 होगा सर, b1 होगा, a1 होगा, b1 होगा। ये दूसरा के लिए होता है तो 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है, ये क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ अगर x, उसके बाद क्या क्या जाता है, यहाँ x लिखा जाता है, x के नीचे अंडरलाइन दिया जाता है। ये तीनों आपस में बराबर होता है, ये तीनों आपस में बराबर होता है। हम बोले थे कि इधर से ये दोनों आपस में गुना होता है, जब गुना होगा तो सर तो b1 c2 गुना होगा, ये दोनों गुना होके घटता है। ये दोनों के गुना होने से इसका नाम क्या है b2, उसका नाम क्या है c1, ये घटेगा, ये बराबर में होगा। बराबर में y देखिए ये दोनों से जुड़ा हुआ है, तो y के दोनों तरफ ये है तो ये इससे गुना होगा। c1 को a2 से गुना कीजिएगा तो y, इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे c1 होगा, और उसके नीचे क्या होगा a2 होगा। ये दोनों गुना होकर माइनस होता है इन दोनों से, आगे क्या होगा c2 होगा, और वहाँ से क्या होगा a1 होगा। ये बराबर होता है, ये क्या होता है सर, बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये दोनों के गुना होके, तो 1 होगा, गुना कीजिएगा a1 को b इससे कीजिएगा तो a1 b2, माइनस गुना होने को इससे क्या होगा, गुना होकर घट जाता है, a2 b1 क्या होता है, घट जाता है। और ये आपका वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला होता है, ये आपका वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला होता है। तो सर वज्रगुणन विधि में आपको तो यहाँ करना पड़ेगा, b1 c1 a1 b1 ये निकालिएगा तब ना। तो यहाँ से a1 का कोई ना कोई मान होगा, b1 का कोई ना कोई मान होगा, c1 का कोई ना कोई मान होगा, a2 का कोई ना कोई मान होगा, b2 का कोई ना कोई मान होगा, c2 का कोई ना कोई मान होगा। आप इसको निकालना पड़ेगा। a1 समीकरण में x है, यहाँ 5 है, यहाँ माइनस का 9 होगा, यहाँ 3, यहाँ 2, और यहाँ माइनस का 4। आप इसको किस विधि से हल कर रहे हैं, तो लिखिए वज्रगुणन विधि से। अब वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला ये होता है, सिर्फ फॉर्मूले पे बैठाइए। x है, x के नीचे क्या होगा b1 का मान यहाँ से लिखिए, b1 का मान 5, c2 का मान -4। हम सब सर यहाँ से यहाँ खाली मान रख रहे हैं, चिन्ह पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर चिन्ह पे विशेष ध्यान नहीं दिए तो आपका गलत हो जाएगा। माइनस का 9, a2 का मान क्या है 3, माइनस c2 का मान -4, a1 का मान 8 बराबर 1। यहाँ पे क्या है a1 का मान 8, b2 का मान 2, माइनस a2 का मान 3, b1 का मान 5।